औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इससे पहले आप इस कहानी के 235 साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 236 मुलाहिज़ा फरमाएं। उन्हें नहायत कम कैलिबर के पिस्तौल से गोली मारी गई थी, जिसकी आवाज़ भी शायद इस अपार्टमेंट के बंद दरवाज़ों से बाहर न गई हो। हदायत के चेहरे पर कदर तमानियत के आसार नमूदार हुए, लेकिन रहीम गुल दूसरे हिला में उसकी आंखों में आंखें डालकर ड्रामाई से अंदाज में बोला, अहम बात यह नहीं है कि आपकी जेब से वो पिस्तौल बरामद नहीं हुआ जिससे जज साहब को कत्ल किया गया। अहम बात यह है कि आपके पास पिस्तौल मौजूद रहता है, यानी आप पिस्तौल इस्तेमाल करने के अहल हैं। पिस्तौल का क्या है? एक इंसान की जेब में हो सकता है, दूसरा कहीं भी और हो सकता है। पिस्तौल का क्या है? एक इंसान की जेब में भी हो सकता है, दूसरा कहीं और भी हो सकता है, लेकिन मुमकिन है काम हो चुकने के बाद अब वो दूसरा पिस्तौल समंदर की तह में कहीं मौजूद हो। समंदर यहाँ से ज़्यादा दूर भी तो नहीं है, और आप खुद ही कह चुके हैं कि आप प्ले लैंड भी कहते। समंदर और प्ले लैंड के दरमियान चंद कदम ही का तो फासला है। आप जो चाहे फ़र्ज कर सकते हैं जनाब। हदायत बेबसी से बोला, कोई किसी को कुछ फ़र्ज करने से कैसे रोक सकता है? कोई ठोस सबूत पेश करके रोक सकता है, रहीम गुल ने जवाब दिया और हदायत की बाकी चीज़ों का जायजा लेने लगा। उसने फ़ोन नंबर्स की छोटी सी नोटबुक के औराक सरसरी अंदाज में उलट पलट कर देखे, फिर उसके बटुए में झांका। दोनों चीज़ें उसने वापस तपाई पर रख दी और चाबियों का गुच्छा उठा लिया जो चमड़े के एक छोटे से केस में लिपटा हुआ था। उसने एक लम्हे कुछ सोचा, फिर चाबियों का गुच्छा लिए बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। हदायत गोया गैर इरादी तौर पर किसी मामूल की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। मैं भी उठ खड़ा हुआ और मैंने मुकर्रम बेग को भी साथ आने का इशारा किया। वो गोया बादल नख्वास्ता उठा और मेरे साथ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर रहीम गुल ने उसे खुला रखते हुए उसकी अंदरूनी नाब का बटन दबाकर उसे बंद कर दिया और एक चाबी बाहर वाली नाब में दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन वो चाबी सुराख में दाखिल हुई नहीं थी। तब उसने दूसरी चाबी आजमाई। वो चाबी सुराख में दाखिल तो हो गई, लेकिन घूम नहीं सकी। तीसरी भी सुराख में दाखिल हो गई, लेकिन घूम नहीं सकी। रहीम गुल ने चौथी चाबी को आजमा कर देखा और इस बार क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ नाब का दबा हुआ बटन वापस ऊपर आया और ताले की जुबान अंदर चली गई। रहीम गुल ने तेजी से चाबी को कई बार घुमाया और कई बार ताला यूं खुला और बंद हुआ जैसे कोई सांप बार बार अपनी जुबान मुंह से निकाल रहा हो। आखिरकार रहीम गुल ने चाबी ताले से निकाल ली, दरवाजा जोर से बंद कर दिया और मेरी तरफ घूमते हुए बोला, अब गालिबन तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मिस्टर हदायत वारसी किस तरह अपार्टमेंट में दाखिल हुए, या अब भी तुम्हें किसी वजाहत की जरूरत है? मजीद कोई सबूत दरकार है? हदायत वारसी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो अपनी जगह खड़े खड़े कुछ लहरा सा गया। एक लम्हे के लिए तो मुझे चुभा हुआ कि मुझ पर गिर पड़ेगा। मैंने कोई जवाब न दिया तो रहीम गुल्लू से मुखातिब हुआ, आप इस पर कोई तबसरा करेंगे वारसी साहब? उसका लहजा बज़ाहिर बड़ी मुलायमत लिए हुए था, लेकिन हदायत वारसी इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उसमें छुपे जहर का असर न देख सकता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हकलाया, ये चाबी मेरी नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये चाबी मेरी चाबियों में कैसे आई। रहीम गुल ठंडी सांस लेकर बोला, चाबियों में भी अब बड़ी बेरारवी पैदा हो गई है। खुद ब खुद घर से निकलती हैं और जिसकी रिंग में 4 अच्छी चाबियां देखती हैं उसमें जा घुसती हैं। हदायत की कैफियत उस वक्त यकीनन ऐसी नहीं थी कि उसके तंजो मज़ा से महसूस हो सकता। मुकर्रम बेग की संजीदगी में भी कोई फर्क न आया। रहीम गुल ने गालबन मजीद तंजो मज़ा के मुजाहरे का इरादा तर्क कर दिया और उन दोनों की तरफ देखते हुए मुदबराना लहजे में बोला, ये काम आप दोनों में से किसी एक का है। या तो मुकर्रम बेग इतने अहमक थे कि उन्होंने एक ऐसे जज को अपने दफ्तर में कत्ल कर डाला जिनकी अदालत में उनके मुकदमात अभी जेर समात है, या फिर हदायत साहब ने उन्हें फंसाने की तरकीब सोची और उस पर अमल कर गुजरे। इन दोनों में से कोई एक बात सही है। हदायत वारसी अब भी कुछ झूलता हुआ सा दिखाई दे रहा था। रहीम गुल ने बज़ाहिर उसे सहारा देने के लिए उसका बाजू थामा, लेकिन दर हकीकत वो उसे और ज्यादा मरऊब करने के लिए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आपने आखिरी बार किसी पिस्तौल से फायर कब किया था वारसी साहब? आज शाम? नहीं, हरगिज़ नहीं। हदायत हड़बड़ाकर जल्दी से बोला, एक आध दिन पहले? रहीम गुल बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं। हदायत होठों पर जुबान फेर कर बोला, आप शायद मेरी बात का यकीन न करें, लेकिन हकीकत यही है कि पिस्तौल हमेशा मेरे पास रहता है, मगर मैंने आज तक गोली नहीं चलाई, कभी जरूरत ही पेश नहीं आई। जिंदगी में सिर्फ चंद एक मरतबा पिस्तौल जेब से निकालने की नौबत आई और सामने वाले को महज मरऊब करने से ही काम चल गया। मैं चाहता भी यही था। मैंने सिर्फ अपने दिफा का ख्याल से पिस्तौल अपने पास रखा है, लेकिन दिल ही दिल में हमेशा यही दुआ की है कि मुझे गोली चलाने की जरूरत न पड़े। मुझे मालूम है इंस्पेक्टर साहब, एक बार गोली चलती है तो फिर सिलसिला बहुत दूर तक जाता है। मुझे कभी गोली चलाने की ख्वाहिश महसूस नहीं हुई। पिस्तौल भी महज अपने पेशे और इस दौर की कुछ मजबूरियों की वजह से रखा है, वरना यह भी मैं नहीं रखना चाहता। मुझे इस किस्म की चीज़ें रखने या अपनी ताकत का इजहार करने का कतन कोई शौक नहीं है। मैं बहुत ही मुहज़्ज़ब और अमन पसंद आदमी हूँ इंस्पेक्टर साहब। वो बहुत बेसाख्तगी और रवानी से ये सब कुछ कहता चला गया था।
लेकिन ऐसा मालूम होता था कि रहीम गुल पर उसकी तकरीर का कोई असर नहीं हुआ था। उसने उसका बाजू छोड़ दिया और हदायत गोया सहारे के लिए मेरे कंधे से आन टिका। रहीम गुल अब मुकर्रम बेग की तरफ मुतवज्जा होते बोला, आप क्या कहते हैं बेग साहब, आपने आखिरी मरतबा फायर कब किया था? मुझे अपने हाथ से फायर करने की जरूरत शाज़ो नादर ही पेश आती है। मुकर्रम बेग नहायत बेखौफी और खुद एतमादी से मुस्कुराते हुए बोला, ताहम 2 माह पहले मैंने अपने हाथों से बहुत से फायर किए थे। किस बदनसीब पर, या मुझे यूं पूछना चाहिए कि किन बदनसीबों पर? रहीम गुल ने दरियाफ्त किया। कुछ खरगोश थे, कुछ मुर्गावियाँ थी, कुछ तीतर थे। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं दरअसल अपने एक जमींदार दोस्त के साथ ठट्ठा के करीब उसके गाँव में शिकार के लिए गया हुआ था। मैंने सोचा जरा निशाना ही आजमा लिया जाए, कहीं बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रैक्टिस ना हो जाऊं। मकसद यह है कि आप दोनों का दावा है कि आप में से किसी ने भी हाल ही में किसी गन से गोली नहीं चलाई। रहीम गुल ने एक बार फिर तस्दीक के लिए बारी बारी दोनों की तरफ देखा। मुकर्रम बेग ने भी महज कंधे उचकाने पर इक्तिफा किया, जबकि हदायत ने नफी में सर हिला दिया। इसका मतलब है अगर आप दोनों के हाथों का पैराफिन टेस्ट करवाया जाए तो आप दोनों को कोई एतराज नहीं होगा, रहीम गुल ने कहा। पैराफिन टेस्ट? हदायत ने कदरे हैरत से दोहराया। मुकर्रम बेग खामोश रहा। हाँ, ये हाथों का एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि किसने हाल ही में गन से फायर किया है या नहीं। पहले टेस्ट सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में होता था, हालांकि बहुत आसानी और सादा सा टेस्ट है। अब अपने यहाँ भी होने लगा है, रहीम गुल ने बताया। फिर वो मुकर्रम बेग से मुखातिब हुआ, आपको ये टेस्ट करवाने पर कोई एतराज़ तो नहीं? मुकर्रम बेग कंधे उचका कर बेपरवाही से बोला, मुझे तो किसी भी बात पर कोई भी एतराज़ नहीं। मैं चाहता हूँ पुलिस अच्छी तरह इत्मीनान कर ले। मेरी पोजीशन पहले ही बड़ी नाजुक है, मैं अंगुश्त नुमाई नहीं चाहता। आपको अगर एतराज़ होता तब भी आपको टेस्ट के लिए जाना ही पड़ता बेग साहब। रहीम गुल ने गोया उसकी खुश फहमी दूर की। मैं तो रस्मन पूछ रहा था, मुझे हर जाविये से ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी है। आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। दोनों को नहीं, तीनों को। मैंने लुकमा दिया। मैं यहाँ बैठकर थोड़ा ही मक्खियाँ मारूंगा। मुझे मालूम था तुम्हें कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तो हर हाल में साथ ही जाओगे। तुम तो इस मामले में अब यकीनन पुलिस के दुम छल्ले बन चुके हो। रहीम गुल मुंह बनाकर बोला, चलो खैर, तुमने एतराफ़ तो किया कि पुलिस की कोई दुम भी होती है जिसमें कोई छल्ला भी हो सकता है। मैंने सर हिलाते हुए कहा। रहीम गुल खा जाने वाली नजरों से मुझे घूर कर रह गया। उसने जवाबन कुछ कहकर बात बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उसने ASI अकरम को भी साथ ले लिया। हम पुलिस की जीप में रवाना हुए। मैंने महसूस किया कि मुकर्रम बेग और हदायत वारसी दोनों ही उस वक्त गैर रस्मी सी हिरासत में थी और ASI अकरम उन पर नजर रखे हुए था। ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था कि मुकर्रम या हदायत में से कोई भागने की कोशिश करेगा। इसके बावजूद ASI अकरम का हाथ मुस्तकिल तौर पर उसके होल्स्टर पर था। रहीम गुल ने जीप ड्राइव करने के लिए किसी को साथ नहीं लिया था, वो खुद ड्राइव कर रहा था। हदायत को अब गोया चुप सी लग गई थी। कुछ देर के सफर के बाद मुकर्रम बेग ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? असूलन तो हमें पुलिस लेबॉर्ट्री जाना चाहिए था, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे। रहीम गुल ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। तो फिर? मुकर्रम बेग गोया जरा चौंक कर बोला, पुलिस लेबॉर्ट्री को जदीद बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन ज़माने के लिहाज से वो अब भी खासी फरसूदा है और उसका साजो सामान नाकाबिले एतबार है। पुलिस के पास इस किस्म के कामों के लिए फंड्स ही नहीं होते। थोड़ी देर तक हम लोग लेबॉर्ट्री पहुंच गए। पहले नंबर पर मुकर्रम बेग का नमूना लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया। नमूना लेबॉर्ट्री में चला गया और चंद मिनट बाद ही कंप्यूटर से छपी हुई रिपोर्ट के साथ वापस आ गया, जिसमें एक मुख्तसर से जुमले में लफ्ज़ नेगेटिव नुमाया था, यानी मुकर्रम बेग के हाथ पर बारूद या नाइट्रेट के ज़र्रात नहीं पाए गए थे। मुकर्रम बेग पहले भी कुछ ऐसा परेशान नहीं था, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद तो उसके चेहरे पर बाकायदा बशाशत आ गई। अब हदायत वारसी की बारी थी। उस तरीकाकार के मुताबिक उसका भी टेस्ट लिया गया। चंद मिनट बाद रिपोर्ट आई तो उसमें लफ्ज़ पॉजिटिव नुमाया था, यानी उसके हाथ में नाइट्रेट के ज़र्रात पाए गए थे। तुम्हें यकीन है कि रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है? रहीम गुल ने लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन से पूछा। जवाब उसकी बजाय डॉक्टर ने दिया, आपको मालूम ही है आपके महकमे के लिए हमारे यहाँ रिपोर्ट कितनी एहतियात से तैयार की जाती है। इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। तजिया खुद चीफ पैथोलॉजिस्ट ने किया है। हदायतवार से उस वक्त मेरे करीब बैठा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो चकरा कर मुझ पर लुढ़क गया। अस्पताल में एक नई भाग दौड़ शुरू हो गई। हदायत को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। 2-3 डॉक्टर आ गए, लेकिन हदायत को 4-5 मिनट बाद ही होश आ गया और वो डॉक्टरों के मना करने के बावजूद खुद ही उठ बैठा। अब उसकी हालत बेहतर नजर आ रही थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान किसी सदमे या अंदेशे की इंतहा से गुजर जाने के बाद पुरस्कून हो जाता है। शायद उसके लाशौर में यह ख्याल होता है कि जो मुसीबत सर पर पड़ना थी वो तो पड़ ही गई है, उसे तो अब भुगतना ही पड़ेगा। खामखा गम तशवीश से हलकान होने का क्या फ़ायदा। शायद हदायत की कैफियत कुछ उसी किस्म की थी। रहीम गुल ने उससे पूछा कि क्या वो साथ चलने के लिए तैयार था। उसने अस्मात में जवाब दिया। डॉक्टरों ने भी इजाज़त दे दी, ताहम वो उसे एक आध इंजेक्शन लगाने से बाज नहीं रहे। कुछ देर बाद हम गाड़ी में बैठे वापस जा रहे थे। वापसी का सफ़र खासी सोगवार सी खामोशी के साथ तय हुआ। मुकर्रम बेग के अपार्टमेंट में वापस पहुंचकर रहीम गुल ने वहाँ मौजूद अकलौती पुरस्कार शख्सियत को एक तरफ ले जाकर राजदाराना से अंदाज में कुछ मशवरा किया। फिर वापस आकर हदायत से मुखातिब हुआ, मुझे अफसोस है मिस्टर वारसी, लेकिन मुझे बहरहाल आपको जज साहब के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना पड़ेगा।
इन रस्मी अल्फाज की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर साहब, हदायत कदर तलखी से बोला। मैं तो काफी देर से खुद को गिरफ्तारी समझ रहा हूँ। रहीम गुल ने 2 पुलिस वालों को बुलाया और हदायत की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन्हें हथकड़ी लगाकर नीचे ले जाकर गाड़ी में बिठा लो, लेकिन देखो कोई बदतमीजी या सख्ती न करना। पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगाकर ले गए। जाते वक्त उसने जिन नजरों से बारी बारी हम तीनों की तरफ देखा वो बिलाशुबह दिल में खलश पैदा कर देने वाली थी। मैं जवाबन मुआज़रत ख़्वाहाना नजरों से उसके देखने के सिवा कुछ नहीं कह सका। मुकरम बेग बोला, मैं तो अब खुद को आप लोगों के शुबे से आज़ाद समझूँ ना। जी हाँ, लेकिन जब भी पुलिस या अदालत को आपकी गवाही की जरूरत पड़ी तो आपको आना पड़ेगा, रहीम गुल ने जवाब दिया। मैंने अब तक हर तरह से ताउन किया है और आइंदा भी मैं हर तरह से ताउन के लिए तैयार हूँ, मुकर्रम बेग ने खुश खलकी के साथ कहा। अब मुझे ये करना पड़ेगा कि 2-3 माह तक मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा ताकि आपके या अदालत के किसी भी अचानक बुलावे पर हाजिर हो सकूँ। हाँ, बेहतर यही है, रहीम गुल ने कहा, बजाय उसके कि हमें आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करना पड़े। यह ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी खुशी से ही मुल्क में रहें। जो हुक्म सरकार का। मुकर्रम बेग सीने पर हाथ रखकर गर्दन को जरा कम देते हुए बोला, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। रहीम गुल ने अपने माहतहतों को चलने का हुक्म दिया, फिर मुझसे मुखातिब हुआ, अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो मैं तुम्हें होटल तक छोड़ दूंगा। उसका लहजा किसी हद तक दोस्ताना ही था। शुक्र है मेरे पास इस वक्त गाड़ी मौजूद है और मैं तुम्हारा एहसान लेने से बच गया हूँ। मैंने गोया इत्मीनान की सांस देते हुए कहा, किस किस एहसान से बचोगे? वो शायद अपनी मुस्कुराहट को शातराना बनाने की कोशिश करते हुए बोला, जिस किस्म के कामों में तुम टांग अड़ाने लगे हो इसमें तो तुम्हें कदम कदम पर हमारा एहसान देना पड़ेगा। खुदा मुझे ऐसे वक्त से बचाए। मैंने बाकायदा हाथ बुलंद करके दुआ की। वो मुस्कुराता हुआ अपने आदमी और पुरस्कार शख्सियत के साथ रुखसत हो गया। उन लोगों के जाने के बाद एकदम ही फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हालांकि अभी हम 5 अफराद वहीं मौजूद थे, यानी मैं, मुकर्रम बेग, उसके 2 गनमैन और वो शख्स जो गालबन उसका कैशियर, अकाउंटेंट या मैनेजर किस्म की चीज़ था। मैं और मुकर्रम बेग चंद लम्हे खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर मुकर्रम बेग मुस्कुराते हुए बोला, खुदा का शुक्र है इस शक्कर से खासी आसानी से मेरी जान छूट गई, वरना मैं तो परेशान ही हो गया था कि बैठे बिठाई ये क्या मुसीबत करे पड़ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा काम ख़त्म हो गया या नहीं। मैंने ये सवाल गोया अपने आप से किया था। जाहिर है ख़त्म हो गया। मुकर्रम बेग दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, मैंने आपकी मदद सिर्फ इसलिए हासिल की थी कि जज साहब के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर ना आने पाए। मुतलका पुलिस ऑफिसर ने मुझे शक शुबे से बाला तर करार दे दिया है। मेरा मकसद पूरा हो गया है। अब अगर महज एक गवाह के तौर पर मुझे कभी थाने कचहरी में पेश होना पड़ा तो हो लूँगा। ऐसे मामलात में मदद के लिए मेरे पास बहुत से वकील मौजूद हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने चंद घंटे में 20 लाख रुपया कमा लिया। मैंने उस सादा लू देहाती किसी हैरत से कहा जिसकी कोई बड़ी लॉटरी निकल आई हो। अफजल साहब, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको तो इस पर हैरान नहीं होना चाहिए। मुकर्रम बेग गोया मेरी हैरानी पर हैरान होते हुए बोला, बड़े बिजनेस में तो ऐसा होता ही है। बाज़-औक़ात राह चलते लाखों का फ़ायदा लाखों का नुकसान हो जाता है। मैं एक बार जहाज़ में सिंगापुर से लंदन जा रहा था। मेरे साथ एक बड़ा पाकिस्तानी सनतकार सफ़र कर रहा था। यूँ समझ लें वो उस वक्त का टेक्सटाइल मैग्नेट था और उन दिनों हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात भी बहुत अच्छे थे। उसे एक कारखाना लगाने के लिए खासी किस्म की मशीनरी की ज़रूरत थी। वो चाह रहा था कि नई जैसी लेकिन थोड़ी बहुत चली हुई मशीनरी मिल जाए। उसमें उसे बहुत फ़ायदा था। इत्तेफाक से मेरी चंद दिन पहले ही जापान के एक सनतकार से सिंगापुर में मुलाकात हुई थी। उसकी कंपनी के पास बिल्कुल वही मतलूबा मशीनरी मामूली इस्तेमाल शुदा हालत में पड़ी थी और यूँ समझिए कि वो उससे जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब उसने उसके लिए कोशिश शुरू नहीं की थी। इत्तेफाक से उसका विजिटिंग कार्ड मेरे पास मौजूद था। मैंने पाकिस्तानी सनतकार को शीशे में उतारा। लंदन से भागा भागा दूसरे उस पाकिस्तान पहुंचा। इसी ऑफिस में बैठकर मैंने सिर्फ चंद फ़ोन और चंद फैक्स किए। अपना कमीशन पक्का करते हुए और दोनों के फ़ायदे का ख्याल रखते हुए मैंने सौदा करवा दिया और सिर्फ 3 दिन की गुफ्तशनीद में मुझे $3 मिलियन मिल गए। रुपए नहीं, अमरीकी डॉलर। वो बुरबयाना से अंदाज में मुस्कुराया, तो जनाब बिजनेस तो इसी को कहते हैं। चलें, ठीक हो गया। काम निपट जाने के बाद भी इंसान के मरासिम तो ख़त्म नहीं होने चाहिए। चलें, ठीक हो गया। मैंने इजाज़त चाही तो लिफ्ट तक मुझे छोड़ने के लिए आया और मजबूती से मुसाफा करते हुए बोला, राब्ता रहना चाहिए अफसल साहब। राब्ता यकीनन रहेगा। काम निपट जाने के बाद भी इंसान के मरासिम तो ख़त्म नहीं होने चाहिए। मैंने उसकी तायद की और लिफ्ट आने पर नीचे आ गया। शफी शाह बेचारा अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। होटल पहुंचकर मैंने सुबह तक के लिए उसे घर जाने की हदायत की और ऊपर आकर कमरे में पहुंचकर सो गया। सुबह अपने कान के करीब ठक ठक की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली, लेकिन बेदार होने के बाद अंदाज़ा हुआ कि आवाज़ कान के करीब से नहीं आ रही थी, बल्कि कोई दरवाज़ा पर दस्तक दे रहा था। नींद से बोझल हवास के साथ मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो आवाज़ से धुंध यकदम झट गई। सामने नीलम खड़ी थी। वो कल शाम जैसी तरोताज़ा और सरापा क़यामत तो नहीं लग रही थी, लेकिन अब भी कुछ कम पुरकशिश नहीं थी। उस वक्त कुछ परेशान नजर आ रही थी। मेकअप मामूली सा था और ख़ास एहतमाम से नहीं किया गया था। आंखों में शायद शब बेदारी की सुर्खी थी और वो गालबन उजलत में तैयार होकर आई थी। ताहम उसके वजूद से किसी अच्छे कलोन के मध्यम से महक ज़रूर फूट रही थी। मैंने कुछ पूछे बगैर उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया। वह मामूली हद तक फरबई की तरफ माइल एक दराज कद औरत थी, लेकिन हवा के एक नहायत सुबह खराम झोंके की तरह अंदर आ गई।
मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से मकफिल कर दिया, फिर घूमकर उसे अंदर चलने का इशारा किया, लेकिन वो कमरे की तंग राहदारी में ही तन कर खड़ी थी और अपने भरपूर वजूद से गोया मेरा भी रास्ता रोके हुई थी। हदायत को गिरफ्तार करवा के आपको क्या मिल गया? सवाल नहायत नर्म लहजे में किया गया था। उसकी आंखों या अल्फाज में मेरे लिए नफरत नहीं थी, लेकिन यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि मुझसे खफा थी। तुम आगे तो चलो, बैठो तो सही। मैंने सोफे की तरफ इशारा किया। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बैठ जाती हूँ। वह पलट कर अपनी मखसूस हचर खेज सी चाल के साथ एक सोफे की तरफ बढ़ी। इतने दर्दनाक अंदाज में अपनी मजबूरी का ऐलान करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, तुम्हें यह ख्याल क्यों कराया कि हदायत को मैंने गिरफ्तार करवाया? जाहिर है वो आपके साथ ही होटल से गया था। उसका थाने से फ़ोन आया कि वो गिरफ्तार हो गया है। मैं उससे क्या नतीजा अखज़ करती? उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो किन हालात में और किन आदतों की बिना पर गिरफ्तार हुआ? मैंने उसके मुकाबले बैठते हुए पूछा। थाने वालों ने उसे लंबी बात करने की इजाज़त नहीं दी, नीलम ने बताया। उसके बावजूद तुमने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि उसे मैंने गिरफ्तार करवाया होगा? मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मेरी समझ में तो यही बात आई है। वो अब कुछ गड़बड़ा सी गई थी। मेरी मालूमात के मुताबिक तुमने खासे धक्के खाए हैं, जिंदगी को करीब से देखा, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें अब भी कुछ ज़्यादा अकल नहीं आई। तुम्हें पहले जाकर उससे मिलना चाहिए था, असल बात मालूम करनी चाहिए थी, फिर मुझ पर कोई इल्ज़ाम आयद करना चाहिए था। मैंने कदरे नागवारी से कहा। अब वो नर्म पड़ गई और हकीकतन मजबूर से लहजे में बोली, मैं थाने ही से आ रही हूँ। उन्होंने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। मामला भी तो बहुत संगीन है। उस पर जज अब्दुल इस्लाम साहब के कत्ल का इल्ज़ाम है। मुझे पहले किसी बड़े फौजदारी वकील से रब्ता करने का मशवरा दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस से रब्ता करूँ। उसकी आवाज़ भरा सी गई। तुम वाकई हदायत के लिए बहुत परेशान हो? मैंने एक टूक उसकी तरफ देखते हुए गैर इरादी तौर पर पूछा। तुम्हें कुछ शक है? उसने तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखा। अगर मैं बाल बिखराए चीखती चिल्लाती और दुआई देती यहाँ नहीं पहुँची तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे अपने आप को बेच कर भी उसे छुड़ाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो अचानक उठकर मेरे कदमों में आ बैठी। दोनों हाथ उसने मेरे घुटनों पर रख दिया और इल्तिजाई लहजे में बोली, प्लीज़ मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? मैं एक लम्हे उसके सभी चेहरे और थरथराते होंठों को देखता रहा। फिर मैं नहायत धीमे लहजे में उसे सब कुछ बता दिया। उसके सभी चेहरे पर तिमतमाहट आ गई। वो तुंद लहजे में बोली, यह कोई साजिश है। हदायत जज साहब को कत्ल नहीं कर सकता। अगर उसने कत्ल किया होता तो ये बात मुझे ज़रूर मालूम होती। हत्ता कि उसने अगर ऐसा इरादा भी किया होता तब भी मुझे मालूम होता। उसकी कोई बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती, ख्वाह वो उसकी ज़िंदगी और मौत का मामला हो। मैंने जानना चाहा। हाँ, ख्वाह उसकी ज़िंदगी और मौत का मामला हो, वो एतमाद से बोली। फिर उसने कुछ और करीब खिसकते हुए मेरे दोनों हाथ अपने गुदाज हाथों में थाम दिए और मुझे अपने ऊपर झुकाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ तुम उसे बचाने की कोशिश करो। उसके एवज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं खुद सरापा रजामंदी बनकर तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज़ात से कोई दिलचस्पी है तो मैं हर तरह से तैयार हूँ। मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी थी। मैंने बमुश्किल उन्हें काबू में रखा और आहिस्तगी से अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर उन्हें स्लीपिंग गाउन की जेबों में ठोंसते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं उससे 2 कदम दूर चला गया। वो एक सेले रवां थी। मुझे अंदेशा था कि वो मुझे अपने साथ न बहा ले जाए, अपनी लपेट में न ले ले। बड़े अफसोस की बात है कि तुमने मुझे इतना घटिया आदमी समझा। मैंने मजरूर लहजे में कहा। घटिया आदमी? उसने हैरत से दोहराया। इसमें घटियापन की क्या बात है? मेरे लिए एक और हैरत थी कि उसके लिए इसमें घटियापन की कोई बात नहीं थी। तुम्हारे नज़दीक इसमें घटियापन की कोई बात नहीं कि मैं एक औरत को एक तरह से ब्लैकमेल करूं, उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए और उसे एक सुनहरी मौका समझते हुए अपने अंदर के शैतान को बहलाने की कोशिश करूं। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, अगर ये घटियापन है तो मुआशरे में बहुत आम हो चुका है। मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया है कि ये घटियापन है या बढ़ियापन। अपने लहजे की लर्जिश पर काबू पाते हुए बोली, इस सोसाइटी में कोई भी काम करवाने के लिए कदम कदम पर रिश्वत देना पड़ती है। बड़े कामों के लिए रिश्वत भी बड़ी होती है। मैं बड़ी रिश्वत देने के काबिल नहीं हूँ। मेरे पास सबसे कीमती एहसासा मैं खुद हूँ। अगर मैं महसूस करती हूँ कि कहीं मेरी वजह से कोई अशद ज़रूरी काम निकल सकता है तो मैं अपने आप को पेश कर देती हूँ। मैंने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा और सचमुच ताज्जुब से कहा, अजीब औरत हो तुम पे। मुझे खुद से ज़्यादा तुम अजीब लग रहे हो। वो बोली, मेरी पेशकश का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या तुम्हें मेरी ज़ात से दिलचस्पी नहीं? इस मामले में मेरे अंदाजे गलत नहीं होते। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए दिलचस्पी की झलक देखी थी। अब ये मत कहना कि मुझे गलतफहमी हुई होगी। नहीं, तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई थी। तुम जैसी औरत को भला गलतफहमी कैसे हो सकती थी? मर्द की आंखों में दिलचस्पी की लहर को महसूस करने के मामले में तो कोई नोखेज लड़की भी कभी धोखा नहीं खाती। इन सिग्नल्स को रिसीव करने के मामले में सिनफ नाज़िक का निज़ाम बड़ा हिसास होता है। मैंने इस्तेज़ाइया से लहजे में कहा, तो फिर अब तुम्हें क्या हुआ? उसने जानना चाहा। हैरत है, इतनी सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैंने खिड़की के एक तारीक शीशे से बाहर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी ज़ात में दिलचस्पी महसूस हुई होती, तुमसे दोस्ती इस्तवार हुई होती तो बात कुछ और होती। तुम्हारी किसी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए तुम्हें रिश्वत में वसूल करना मेरे नज़दीक बड़ा घटियापन होगा। यह मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। तुमने मुझे समझने में गलती की है। वो चंद सेकंड बिल्कुल खामोश रही। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा।
मुझे दूर से भी उसकी आंखों में नमी की झिलमिलाहट नजर आ गई। वो सर झुकाकर गुरगेर सी आवाज में बोली, मैंने अपने आप को तुम्हारी दोस्ती और खुरबत के काबिल नहीं समझा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे लिए तुम्हारे करीब आने का कोई बाइज्जत रास्ता भी खुला है। अगर तुम अपने आप को इस काबिल नहीं समझती थी तो फिर अपने आप को मेरे सामने रिश्वत में पेश किए जाने के काबिल भी मत समझो। मेरे लिए ऐसी औरत की भी कमी नहीं है जिन्हें इस तरह हासिल किया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए इसमें कोई कशिश नहीं है। दोस्ती और किसी तरह का जहनी ताल्लुक इस्तवार होने के बाद जब धीरे धीरे तमाम मरहले तय होते हैं तो इनमें किसी और ही तरह की सिनसनी होती है। मेरे लिए उस सिनसनी में ज्यादा कशिश है। वो उठकर मेरे करीब आ गई। अकब से उसने दोनों बाजू मेरे गले में डाल दिए और बदले लहजे में बोली, मैंने वाकई तुम्हें समझने में गलती की। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। मैंने जो कुछ कहा उसमें दरअसल मेरा भी कसूर नहीं। मुझे कभी जिंदगी के नफीस पहलुओं की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला।